आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, तो जिसमें मैं आज आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओनली वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉस जो है सिर्फ अपने अंडर बॉस को ऑर्डर दे रहा है, बट अंडर बॉस से कोई किसी भी टाइप का आइडिया रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से अंडर बॉस अपने सारे लेफ्टिनेंट्स को ऑर्डर दे रहा है, बट सिमिलरली सारे लेफ्टिनेंट्स अपने सोल्जर को ऑर्डर दे रहे हैं, बट किसी भी टाइप का ये आइडिया शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। मान लो कि अगर ये बॉस है तो ये अपने अंडर बॉस से रिसीव भी कर रहा है आइडिया और ऑर्डर भी दे रहा है। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से फ्रीली बात कर सकते हैं। मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स आपस में अच्छे से बात करके आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं और ऑर्डर भी रिसीव करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कोई भी किसी से बात कर सकता है। अगर ये जैसे कि देखो, ये सबॉर्डिनेट है, ये भी सबसे हेड से अपने बात कर सकता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर हो। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत फ्री होती है और यहाँ पर आइडियाज़ भी शेयर होते हैं। बट हम बारी बारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज स्पेशली डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क इज टर्म्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है, जिसमें कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं। किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में, हर किसी के बीच में हर टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है कि आपको क्या काम असाइन है, आपको वो काम किसको करके देना है और आप किससे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स पर आते हैं। सो इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है, क्योंकि टॉप मैनेजर के जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन किस काम के लिए असाइन होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी और किसकी क्या अथॉरिटीज़ होगी, कौन किसको काम करके दिखाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा है इट क्लैरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम। ये बताता है कि किसको काम करके किसको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन करता है। तो ये काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर का। ठीक है, थर्ड पर आते हैं, इट्स अ मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बहुत अच्छा मीन्स ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कौन सा काम किसको करके दिखाना है। ठीक है, फोर्थ है इट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबके काम को और सबके एफर्ट्स को ये कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि सब कुछ वेल डिसिप्लिन मैनर में हो रहा होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स इज डायरेक्टली बाय रूल्स। जो भी उन्हें बिहेवियर रखना होता है अपना, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रखना होता है। अगर मैनेजर
को असाइन किया गया है कि आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है और ऑर्डर रिसीव करने के लिए सबॉर्डिनेट्स को कहा गया है, तो बस यही प्रोसेस होगा, यही प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम चलेगा। मैनेजर ऑर्डर देगा और सबॉर्डिनेट ऑर्डर को रिसीव करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं बनता है मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस करती है स्केलर चेन के थ्रू। स्केलर चेन इन द सेंस, अगर ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा हेड है, तो स्केलर चेन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चलेगी। स्केलर चेन के बारे में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जहाँ पर ए सिर्फ ऑर्डर देगा बी को और बी ऑर्डर देगा सी को, सी ऑर्डर देगा डी को, बट ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ पर चलती है, वन वे कम्युनिकेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर विशेस। कोई भी इंडिविजुअल के नीड्स के अकॉर्डिंग या फिर उसकी विशेस के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं हो सकते कंपनी में, क्योंकि एवरीथिंग इज सेट बाय टॉप मैनेजर्स। जो टॉप मैनेजर्स बोल देते हैं वही होता है कंपनी में, इसीलिए कंपनी मोर स्टेबल रहती है, ज़्यादा टाइम तक चलती है, एग्जिस्ट करती है कंपनी, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जल्दी अचीव होते हैं। तो इसी तरीके से हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एडवांटेजेस हमें देता है। तो पहला है, इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर डिफाइंड होती हैं। ठीक है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं कि हाँ किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और किसके पास कौन सी अथॉरिटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कन्फ्यूजन्स कम होती है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाता है। कोई भी काम रिपीटिव नेचर का नहीं होता है कि एक ही सबऑर्डिनेट दो काम करे। ओके, सेकंड एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। देयर इज नो एम्बिगिटी इन द रोल ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्बिगिटी मतलब होता है हमारा डाउटफुलनेस। तो यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का डाउट नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है एम्प्लॉयज़ के रोल में। ठीक है, तो किसी भी टाइप की डाउटफुलनेस नहीं होती है। थर्ड हमारा एडवांटेज है, फॉर्मल चेन ऑफ कमांड इज एस्टेब्लिश्ड दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड है, जिससे कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देता है और सबऑर्डिनेट्स का काम उस कमांड को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, फोर्थ हम आते हैं एडवांटेजेस पे। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि अब जब सब कुछ वेल मैनर्ड तरीके से हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड है, किसी भी टाइप की डाउटफुलनेस नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं अचीव होगा? बिल्कुल अचीव होगा, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी होगा, ऑन द टाइम होगा। ओके, अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ अच्छा काम तो नहीं कर सकता ना, कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं हर काम के। तो इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन है, the existence of chain of command in the organization may result in delayed decision। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्केलर चेन का यूज़ होता है, कम्युनिकेशन जो होती है स्केलर चेन के थ्रू होती है। तो अब किसी भी काम में डिले कैसे होगा? अब कोई भी काम इन्होंने अगर दिया, हेड ने अगर असाइन किया है, तो ये इससे बोलेगा बी से, ठीक है, बी देन सी से बोलेगा, सी देन डी से बोलेगा, तो और काम करना है डी को, डी विल बी असाइंड। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? डिले हो रहा है ना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता तो ए डायरेक्ट डी से बोल सकता था उस काम के लिए और वो काम फटाफट हो जाता, बट नहीं, यहाँ पर स्केलर चेन है, चेन ऑफ कमांड का, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिले हो जाता है वर्क में। ठीक है, सेकेंड है हमारा, द एम्प्लॉयज हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड एंड दे डू नॉट हैव अ चांस ऑफ सम इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को वही काम करना होता है जो कि उनके मैनेजर उनसे बोलते हैं, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते।
तो इससे क्या होता है, उनकी इनिशिएटिव ख़त्म हो जाती है, वो एक्स्ट्रा कुछ सीख नहीं पाते, वो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनको बोला जाता है, जितनी उनको कमांड मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाती है, उन थोड़ा सा जो पार्टिसिपेटिव नेचर होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ वही काम करते हैं जो कि उन्हें कमांड मिली होती है, ठीक है। थर्ड हमारा डिसएडवांटेज है, इट एम्फेसिस ऑन work only, so it becomes very difficult to understand human aspects of relationship. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कमांड के अकॉर्डिंग काम होता है, जो मैनेजर कह रहा है वो सबऑर्डिनेट कर रहा है, तो सिर्फ वर्क पर ध्यान जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान जा रहा है, बट ह्यूमन रिलेशंस को यहाँ पर कम वैल्यू दी जाती है। आपस में कोई फ्रेंडली हो ही नहीं रहा है, जो आइडियाज़ शेयर ही नहीं कर रहा है। अगर किसी को कोई काम असाइन किया गया है तो ऑन टाइम उसको वो काम करके देना है, वरना मैनेजर कुछ नहीं समझेगा कि सबऑर्डिनेट की क्या प्रॉब्लम है या क्या कुछ हो सकता है, इसलिए काम में डिले हो रहा है। ये सब नहीं कंसीडर किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर सिर्फ काम पर ध्यान देना है, सिर्फ वर्क ऑल द टाइम, नो ह्यूमन रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन। ओके, तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बता चुकी हूँ। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।